गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। आज यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है, तो कभी कभी जगह बदल लेनी चाहिए और कभी कभी जरा हिलना जुलना भी चाहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग एंड राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। नाश्ता आपने किया है? नाश्ता मैंने नहीं किया अभी बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे लिए इट्स टू अर्ली और मैं थोड़ा सा ठहर के, बट 12 से पहले मतलब आई लीड समथिंग। 12 से पहले यू लीड समथिंग? हाँ, मतलब नाश्ता यही होता है यार, 10 11 9 10 11 इसी तरह होता है। इतना नहीं, बस 9 से पहले कर लेना चाहिए। अच्छा, वो डिपेंड्स कि आपका पूरे दिन की रूटीन किस तरीके से होती है। अब ऐसा नहीं कि आपने 11 बजे खाया और आप 1 बजे दोबारा खाना शुरू हो गए कि आपका लंच का टाइम हो गया। सो ऑब्वियसली हर एक अपने लिहाज से अपने पोर्शंस को सेट करता है। वो जाहिर है 11 बजे खाएंगे तो फिर हम 1 बजे तो 9 10 11 12 लेकिन नहीं शुएब, कुछ लोगों ने अपना बिल्कुल टाइम मुकर्रर किया हुआ होता है। अच्छी बात है कि उन्होंने अरे कैसी अच्छी बात है, अगर 11 बजे आप लेट उठे, आपने नाश्ता किया है तो 1 या 2 बजे आपको लंच नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी एक हैवी नाश्ता, एक मील है। मुकर्रर कैसे किया उन्होंने? मुकर्रर किया हुआ है कि टाइम जो लंच है ना, अगर वो लंच का टाइम है, लंच के टाइम की बात करूँ ना कि लंच का टाइम अगर इतने बजे है तो मुझे इतने बजे ही लंच करना है, नो मैटर व्हाट। पेट में जगह है नहीं है, सारे मील्स मुकर्रर करें ना, फिर ब्रेकफास्ट भी मुकर्रर करें। एग्जैक्टली। तो अपने मील्स में गैप देना आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक 5 घंटे का कम से कम या 6 घंटे का मुझे लगता है कि एक गैप होना चाहिए ताकि आपके स्टमक को भी रेस्ट मिल सके। एब्सोल्युटली, एक तो गैप और दूसरा है कि आप क्या खा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है और उस खाने के दौरान आपकी एक्टिविटीज कितनी है ये भी मैटर करता है। एक्टिविटीज़ ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला है, हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और आजकल तो वैसे भी बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही होती है कि बच्चे खेल कूद की तरफ नहीं जा रहे, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ कि मेंटल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही। वो जिस तरह से बस फ़ोन के साथ एडिक्टेड हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह की खुराक है, तो वाकई थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो आज 2 बातें हम कर लेते हैं। पहली बात, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, ऑफ कोर्स सबके लिए। और दूसरा मेंटल एक्टिविटीज़ भी। जैसे सबीन हमने एक कोशिश स्टार्ट की पिछले कुछ दिनों से, एक किताब में लेकर आए हैं, उसमें डिफरेंट रिडल्स हैं, डिफरेंट अंदाज से वो रिडल्स होती हैं। अच्छा। सो वो मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ और उसमें ये कि माइंड थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा होता है, सोचना पड़ता है उनको, अच्छा अब क्या होगा, किस तरह से उनके क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल्स हैं बेसिकली वो डेवलप होती हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आजकल नोट किया है, मैं ये नोट करती हूँ, आप किसी की पेरेंटिंग को जज नहीं कर सकते, बट स्टिल जहाँ पर आपको नज़र आता है कि गैप्स हैं, इनको फिल होने की ज़रूरत है, तो उस पर आप बात ज़रूर करें। मैंने देखा कि हमारा फोकस तो सिर्फ अंग्रेज़ी पे होता है। हमारा बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है, हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अच्छा यार वो अंग्रेज़ी बोल रहा है, वो उस महफिल में था वो अंग्रेज़ी में फर बात कर रहा था, वो मार्केट में गया वो अंग्रेज़ी में फर बात कर रहा था। इट्स अ लैंग्वेज, इट्स गुड कि आपका बच्चा इंग्लिश में बात कर लेता है, इट्स फाइन, कम्युनिकेशन के लिए इट्स गुड। बट अदरवाइज जब आप उस बच्चे से जनरली कोई बात करेंगे, उसको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होगा, बेसिक नॉलेज उसके पास नहीं होगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप भी नहीं हुई हुई, आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ कुछ और, क्योंकि आपका फोकस ये था कि हमारा बच्चा फैंसी है और वो जो हमारे यहाँ थोड़ा हमारा एक मसला है, क्या कहते हैं, एहसास कमतरी का हम शिकार हैं बहुत हद तक, कि हम कहते हैं अच्छा जी हमारे बच्चे अंग्रेज़ी में बात करें। और मैंने लोगों को भी ये जज करते हुए देखा है कि फ़लाना बच्चा वो तो इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसका स्टेटस एकदम से उसको ऊपर कर दिया जाता है, और बाकी बच्चे जो उर्दू में बात कर रहे होते हैं उनको आप उस नज़र से नहीं देख रहे होते। या आप ये मत कहें कि मैं सिर्फ यहाँ पर बात करूँ, आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप ऐसा नहीं करते? ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हमने डेवलप कर दी है हमारी सोसाइटी में, एक तरह से ये नॉर्म हमने सेट कर दिया है कि ऐसा ही है। तो बच्चों के एग्जैक्टली बच्चों के नॉलेज पे, उनकी स्किल्स पे, इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें ताकि आपका बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करे, वो अंग्रेज़ी में करे या वो उर्दू में करे। हाँ, बेसिक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। और अब तो शुएब सिर्फ अंग्रेजी क्या, अब तो बच्चों को जर्मन, चाइनीज इस सिखाने पे भी बहुत सारे लोग, बहुत से स्कूल्स में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत से इदारे इस पर काम कर रहे हैं। और अब तो इतनी ऐप्स आ चुकी हैं कि जैसे डुलिंगो एक ऐप है, तो बच्चे उसको भी फॉलो कर रहे, तो उसमें भी लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, नए नए वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ना सिर्फ सीख रहे होते हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि डिफरेंट लैंग्वेजेस पर काम हो रहा है, यानी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर आपने सिर्फ फोकस नहीं करना, ज़रूर कीजिए, ज़रा वो भी एक
लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप उससे सीखते भी हैं, बट एट द सेम टाइम जो सबीर आपने बात की कि हाँ वो इस अंदाज में नहीं सीखनी चाहिए कि अच्छा चूँकि आपने अपने आप को थोड़ा सुपीरियर दिखाना है या महसूस कराना है तो आप सीख रहे हैं, अदरवाइज आप ज़रूर सीखें, लैंग्वेज नहीं लैंग्वेजेस। बच्चों की स्किल्स पे भी तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की स्किल्स पे तवज्जो दें, आपने तो वक्त गुजार दिया है। हमने तो वक्त गुजार दिया है, लेकिन उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जो है ना वो सिखाना पड़ेगा। सिखाएं, बहुत वो इम्पोर्टेंट पेरेंट्स नहीं सिखाना है, वो कोई और नहीं सिखाएगा, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू डू दिस। हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर एक जुमला इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, फेलियर इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। हमने इस पर सेगमेंट भी किया था। सो आज हमने एक ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करानी है, इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट बट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये कहानी कैसे है, कैसे उन्होंने अपनी इस जर्नी को मुकम्मल किया, बल्कि इसको लेकर चल रहे हैं। तलत रज़ीक आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनकी जर्नी पर बात भी करेंगे, कैसे वो डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस, बहुत से ऐसे बिजनेसेस इंटरनेशनली जो कि पाकिस्तानियों को हायर करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ही इज़ रनिंग दैट सेटअप। साथ साथ डिजिटल पे भी बहुत ज़्यादा उनका काम है, एज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, फिटनेस पे बड़ा अच्छा वो देख रहे होते हैं हम उनका काम। सो उनको वेलकम भी करते हैं, उनकी जर्नी आपसे शेयर करते हैं। तलत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तलत, ड्रॉप आउट टू एन एंटरप्रेन्योर, क्या स्टोरी है ये? स्टोरी ऐसे है कि आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ओके, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो आफ्टर अ शॉर्ट डिप्लोमा आई स्टार्टेड लाइक इंटर्नशिप एज अ सर्वेयर। ओके, सो 12 बजे तक मैं फील्ड में सर्वे करता रहा हूँ। मुझे गर्मी ज़्यादा लगी और मैं वहाँ से भाग गया। देन आई स्टार्टेड जॉब इन 2019, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर हाउस एंड अ कॉल सेंटर। ओके, सो वहाँ से प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें सीखी और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करा किए। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन 2022 ओके, and right now I'm leading like with more than 300 employees. 300 एम्प्लॉयज अभी आपके। अच्छा, कितने लोगों के साथ काम अभी कर रहे हैं, I mean, जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं? I mean इंटरनेशनली अभी तक मैंने तकरीबन 600 बिजनेसेस के साथ काम किया है। लाइक हम उनको ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब डेवलपिंग एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड सर्विसेज, लाइक एज अ सपोर्ट सेंटर भी। ओके, अच्छा तलत, ये प्रेशर फील नहीं होता कि डिग्री करनी है, कंप्लीशन होनी चाहिए उसकी, बिकॉज ये फैमिली प्रेशर भी होता है, एट द सेम टाइम चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती। डिग्री आपके पास अगर होती है तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी कि कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, अगर इन केस, बिकॉज बिजनेस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप जितना मर्जी उसको 5 ईयर गोल प्लान कर लें अपना या 10 ईयर का कर लें, यू नेवर नो कि कब उसमें अल्लाह ना करे डिक्लाइन आ सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे शुरू में बहुत प्रेशर होता था। ऑब्वियसली मैं कश्मीर से यहाँ पे आया था पढ़ने के लिए। देन नेक्स्ट गोल यही था कि कोई अच्छी जॉब चाहिए, बिकॉज हमारी फैमिलीज में मोस्टली कल्चर यही था कि जॉब करनी है, सरकारी जॉब हो, ऐसे वैसे वगैरह। सो मेरी मेंटालिटी यही थी कि मैं कोई भी जॉब हो वो 1 साल या 2 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। सो शुरू से मेरा माइंड यही था कि मैं कोई ना कोई बिजनेस करूँगा। देन काम करने के बाद जो मेरे मेंटोर थे मैं उनको देखता रहा। देन आई सेड लाइक जो भी है अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट आई विल स्टार्ट। ओके, अच्छा मैं ये प्रेशर वैसे समझ सकती हूँ कि वाकई कश्मीर, बिकॉज मैं खुद कश्मीरी हूँ, सो आई नो कि डायनामिक्स वहाँ के क्या होते हैं। सरकारी नौकरी जो है ना वो सबसे ज़बरदस्त एक ग्रीन फ्लैग जिसको समझा जा रहा होता है, एक वो होता है, और दूसरा बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं होता, आपको रिस्क नहीं उस तरह से लेने दिया जा रहा होता है ना। अब नहीं, एक हर फैमिली की बात नहीं करी, बट ज़्यादातर फैमिलीज की बात करें, बट ऑब्वियसली बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि वहाँ बैठ के भी कुछ अच्छा बिजनेस भी रन कर रही हैं। तो मतलब ठीक है, सही है, हर जगह का कल्चर होता है। कोर्सेज करना कितने इंपॉर्टेंट है? देखिए फाइन, आप डिग्री कर रहे थे, आपने छोड़ दिया, आपने कुछ और जॉब्स की, बट आपने फिर उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप बनाया, आपने कोर्सेज किए। ये नहीं है कि आपने वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू सेड कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज, सो वो अक्सर लॉस में चले जाते हैं। फिर वो बाकी दोस्तों को भी मशवरे देते हैं, हाँ भाई पाकिस्तान में तो बिजनेस नहीं कर सकते, सो स्टार्टअप ही मत करो। सो इसके लिए बेसिकली ये, अगर आप ऑलरेडी एक फील्ड में काम कर रहे हो तो साथ उस पर सर्च शुरू करो। और ऑनलाइन कोर्सेज मोस्टली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप गूगल के थ्रू कर लें, कोर्सेरा। ओके, सो अक्सर लोग मैंने देखा है जो से
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इंक्लूडिंग मी। अभी भी मैं कुछ ना कुछ कोर्स कर रहा होता हूँ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यानी मुसलसल आपको अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है। हाँ, ऑब्वियसली। ओके, सो ये कोर्सेरा क्या है? ये कोर्स है? Coursera is a platform from Google, ओके, ये प्लेटफॉर्म है। ओके, and they are providing you the certificates as well. आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं, ओके, लाइक कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके। और ये इजी है, एक्सेसिबल है, आराम से कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ईजी है ये। ऑलराइट, सो अभी आपके 300 एम्प्लॉइज़ हैं इन 3 इयर्स, राइट? गोल क्या है, कितने एम्प्लॉइज़ होने गोल चाहिए? मेरा ये है कि अभी 1000 प्लस पे मैंने जाना है। ओके, सही। सो उसके लिए मैंने गोल यही रखा था कि 25 के एंड तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। अब बीच में काफ़ी सारे क्राइसिस आते जाते रहते हैं। ओके। सो राइट नाउ पाकिस्तान में इंटरनेट के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों को इशू आ रहा था। आई मीन मेरे ऑफिस में तो चलो 300 एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेज कर रहा हूँ मैं, बट फॉर 1000 एम्प्लॉयज़ आई वाज प्रोवाइडिंग वर्क फ्रॉम होम। ओके, उसके लिए अभी तकरीबन 50-60 लोग ऐसे हैं जो घर से होकर काम करते हैं, सही। मोस्टली आर मतलब स्टूडेंट्स। अब आपने 2026 का नेक्स्ट ईयर का प्लान रखा हुआ है कि 1000 एम्प्लॉइज आपने इंशाल्लाह। करने। दैट्स नाइस, ये आप ज़रूर पूरा करेंगे। मैं एक वीडियो भी देख रहा था आपकी जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे BPO को, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए भी मैं बल्कि सवाल यूँ रखता हूँ कि अमेरिका को पाकिस्तानी क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज दे वांट समथिंग ऑन लोअर कॉस्ट। ओके, अगर अमेरिका में कोई बंदा बिजनेस रन करता है एंड ही हायर्स एम्प्लॉय, ही नीड टू पे अ मिनिमम सैलरी ऑफ $3500। ठीक है। सो पाकिस्तान में हम लोग उसको 1500 पे, 2000 पे या इवन 1000 पे भी ले आते हैं। ठीक है। सो उनके लिए ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है और हमारे लिए है कि अच्छे पैसे बन जाते हैं उसमें। अच्छा, लेकिन कोई ऑनलाइन इस तरह का क्राइटेरिया जिस तरह से हायरिंग वैसे होगी इन पर्सन और एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करनी है, क्या ऑनलाइन के लिहाज से ऐसी कोई चीज़ डिफाइन नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ डिफाइन होगी। अगर होता तो ऑब्वियसली इन लोगों को कैसे अच्छा, वैसे डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेशन भी है हमारे यंगस्टर्स की, हमारे टैलेंट की, कि जितना पे उनको करना चाहिए उनके काम के लिहाज से, उनकी एफर्ट, उनके टैलेंट को देखते हुए उतना पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाहर की नौकरी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही हैं कि कम में भी हायरिंग हो जाएगी एंड इट्स फाइन। हाँ, ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमेशा इस चीज़ की कंप्लेनिंग में रहते हैं कि यार हमें उतना मिल नहीं रहा जितना हम लोग काम कर रहे हैं। सो इसके लिए ये है कि अपनी स्किल डेवलप करें, देन ऑन अ सर्टेन पॉइंट यू कैन स्टार्ट योर ओन एज वेल। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑब्वियसली यहीं से यंगस्टर्स को मोटिवेशन लेनी चाहिए कि आप क्रिएट करें जॉब्स लोगों के लिए, जिस तरह से तलत आप कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये भी एक फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि कम से कम कुछ तो है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ना, बजाय इसके कि आप अपना मुल्क छोड़ें और बाहर जाके काम करें। वो भी एक अच्छी बात है, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना है, एक्सपोजर है, और फिर आप डॉलर पाकिस्तान लेके आए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आप डॉलर्स लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी फैमिली के पास हैं, अपने एनवायरनमेंट में हैं और डॉलर्स पाकिस्तान और आप आपको लेकर आ रहे हैं। वो वाली चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी जो कि ओवरसीज कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, और आप compete करें वर्ल्ड से विद योर स्किल सेट एक्चुअली। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है इससे अच्छी आई डोंट थिंक सो कोई और बात हो सकती है। वैसे भी हम कहते हैं ज़रा मुबादला पाकिस्तान आना चाहिए, तो डॉलर्स अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट लाइक यू आर डूइंग दैट, आई एम श्योर कि बहुत से और लोग भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। कितना कल्चर है ये कि अमेरिका या बहुत से और मुल्कों के लिए काम करना पाकिस्तान में बैठ के? वैसे राइट नाउ तो ये चीज़ बहुत हाइप पे है। ओके, अभी जब से AI इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से मोस्टली बिजनेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं। सो हम लोग जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ऑटोमेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, बट ऑन अ लोअर कॉस्ट। पाकिस्तान से होके हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा लाइक कॉस्टली नहीं पड़ती। सो मोस्टली UK की कंपनीज़ हैं, US की, कनाडा की, ये तीनों जो मुल्क हैं ये लाइक मेरे एक किस्म कह सकते हैं कि फेवरेट है, जो कि अच्छा पे करते हैं और अच्छी सर्विसेज लेते हैं हमसे। तो पाकिस्तान में उस तरह से इतने ज़्यादा लोग सर्विसेज नहीं ले रहे, बट स्टिल देयर आर सम बिजनेसेस हु आर लुकिंग टू इट। सो क्या इसमें अभी भी एक कुशन है, एक मार्जिन है? अगर कोई नया शख्स आना चाहता है आपको देखकर, आपके काम को देखकर कि अच्छा मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मैं भी ये कोर्स करता हूँ और मैं भी एक कंपनी बनाता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखता हूँ और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और डॉलर्स लेकर आता हूँ। वेल, ये बिजनेस ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट से या इस तरह लक से नहीं चलता। इसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन स्टार्ट अ जॉब और यू कैन स्टार्ट अ कोर्स along with your job. ओके, देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले जॉब लाजमी करें, थोड़ा साथ साथ कमाएं और फिर कोर्स करें। पहले मेरे पास ही जॉब कर ले, उसके बाद स्टार्ट कर। उन्होंने 1000 का टारगेट रखा, वो कह रहे हैं 1000 मैंने पूरा करना है, तो मेरे पास है। देखो बहुत से नौजवान कंप्लेन कर रहे हैं ना कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, तो यू कैन अर्न इन डॉलर्स, $1500, $2000 आप तलत कांटेक्ट करें, वो आपको
बताएंगे कौन सा कोर्स आपने करना है, फॉर श्योर कोर्स तो शायद करना पड़ेगा या स्किल सेट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अर्न इन Exactly, डॉलर्स। काम तो सीखना है, तो काम सीख के आ जाए यहाँ पे और वो टारगेट अपना भी पूरा करें और आपका भी नहीं वो फायदा हो सिखाएंगे जाए। भी, वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ मैं सिखाऊंगा, अच्छा, isn't very it? nice. हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, वैसे ये रुझान वैसे यंगस्टर्स का अब है कि कंप्लेन वाले मोड से वो निकल रहे हैं और अब अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करें, बिकॉज आप भी कंप्लेन कर सकते थे बट आपने खुद से एफर्ट किया एंड आपने अपनी एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली। सो क्या अभी भी हमारे नौजवान आपको लगता है कि उसी मोड में है कि जो हम पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं रखा पाकिस्तान में और आपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करना? डू यू थिंक कि अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? मेरे ख्याल से अब हो रहा है। रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स थे, वो सारे इसी लाइक कोशिश में होते थे कि हम लोग मुल्क से बाहर चले जाएं, बेशक वहाँ बाहर जाके मजदूरी कर लें, सो दे आर जस्ट लाइक वेस्टिंग देयर लाइव्स, मजदूरी करके वो सब कुछ करके। एंड अगर उनको कोई सही रास्ता दिखाया जाए तो ऑब्वियसली दे विल चेंज देयर माइंड। तो रास्ता तो देखें आपने भी दिखाया है, बहुत से लोग भी दिखा रहे होंगे, फिर क्या वजह है स्टिल अभी भी देखें तलत हम बहुत से ऐसे वीडियोस देखते हैं कि लोग गलत रास्तों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाखों रुपए लगा के बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि वही पैसा शायद अपने ऊपर लगा लेते, किसी छोटे से बिजनेस में लगा लेते, अपने स्किल सेट पर लगा लेते, तो पाकिस्तान में बैठ के बहुत अच्छा अर्न कर रहे होते, क्यों नहीं कर पा रहे? दे आर जस्ट लाइक स्केयर्ड ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, स्केयर्ड ऑफ फेलियर, जो कि नहीं होना चाहिए। या मे बी उनको पता नहीं है इन अपॉर्चुनिटीज का। हाँ ये Trust भी है, नहीं वैसे है। लोगों में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं क्या है, जस्ट ऐसे हवाई रोजी होती है, वो ये समझते हैं। बट देयर इज अ प्रॉपर बिजनेस, आप इसको रन कर सकते हो। अगर मैं 300 एम्प्लॉयज़ के साथ चल रहा हूँ तो आप लाइक 5, 10, 15 इतने लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं। और या रिस्क एज तो एन देखें, इंडिविजुअल भी। और रिस्क तो हर जगह पर है, वो तो नौकरी में भी है कि आज आपको हायर किया गया, कल आपको निकाला जा, आप हमेशा आपको रिप्लेस किया जा सकता होता है, तो व्हाई नॉट कि आपने रिस्क लेना तो अपनी कोई चीज़ एस्टैब्लिश कर लें, इससे बेस्ट क्या चीज़ होगी? ऑब्वियसली ऑलरेडी एआई जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, सो वो खतरा तो है ही। अच्छा, वैसे ये खतरा वाकई ज़्यादा आपको होता दिखाई दे रहा है? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स थी, जॉब्स थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अब कुछ सालों में, अगले 1 साल के अंदर आपको वो जॉब्स खत्म होती नजर आएंगी। मेरी और शुएब की भी उनमें शामिल थी। तो हम जिंदगी गुजार चुके होंगे लेकिन तब हम तक। लेकिन बात मैं वही बता रही हूँ कि जितने साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टिल हेयर, और हमें आगे भी कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि रिप्लेस किया जा सकता है। सो स्टिल आपको लगता है कि एआई एक तरह से ये चैलेंज है? इट्स जस्ट लाइक एआई से आप चीज़ें ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, यू कैन स्पीड अप द थिंग्स। Productivity ऐसा बढ़ नहीं है जाती कि लाइक जॉब्स को टोटली रिप्लेस कर रही है। इवन ऑन आवर साइड ऑफ बिजनेसेस वी कैन यूज एआई टू टेक कॉल्स एज एन इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विसेज, Okay. बट स्टिल वी आर हायरिंग पीपल्स बिकॉज जो एक होता है ना सेल्स पिच वगैरह, वो स्टिल लाइक ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा एआई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। बट यह है कि एआई से आप चीज़ें ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं, जो काम आपका 10 दिन में हो रहा है वो आप 2-3 दिन में कर सकते हैं। मे बी डेटा सेट को आप ज़्यादा बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपके पास होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एआई ने आपके बिजनेस को और किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया उसका? हमें तो मोस्टली ये था कि पहले लाइक स्ट्रेस होता था ज़्यादा कि हर चीज़ को मैनेज करने के लिए अलग अलग बंदा है, या टीम में ही मल्टीपल टास्किंग इतनी ज़्यादा होती थी कि एग्जॉस्टेड रहते थे लोग। तो जब से हमने एआई इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट की है, उसके बाद ये कि टीम पे भी वर्कलोड बहुत कम होता है, ओके। एंड ऑन दैट साइड उनके पास इतना टाइम बच जाता है कि दे नीड टू लाइक गो फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। सो अगर तलत आपको अभी टारगेट आपने सेट किया है 1000 एम्प्लॉयज़ का, दैट मीन्स कि यू हैव दैट वर्क, इतना काम है आपके पास कि आपने लोगों को एम्प्लॉय रखना है। कौन है एक परफेक्ट एम्प्लॉय फॉर यू जिसको आप कह सकते हैं कि अच्छा अगर आप फॉर दैट मैटर एज मुझे लगता है हम शुरू कर देते हैं नहीं, नौकरी अभी इधर, है ना? रहने थोड़ा दो। बहुत पार्ट टाइम कुछ सीखना ना कुछ पड़ेगा पहले। सो सिखाएंगे ना। एज या डिग्री या स्किल वो क्या होना चाहिए? ज़रा फॉर श्योर इंटरनेट होना चाहिए, तो क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने चाहिए तो वो आप उसे एम्प्लॉय रख लेंगे और डॉलर्स में कमाएगा? गौर से सुनना है आपने, इफ यू वांट टू अर्न इन डॉलर्स प्लीज। Well, I just want a person who have good skills in communication, Okay. and who is confident. ओके Rest on the facility side, उसके पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होना चाहिए। That's ओके। it. अच्छा, और मिनिमम कितना कमा सकते हैं हमारे यंगस्टर्स? मिनिमम, मैं Minimum- मैक्सिमम की बात नहीं करी अभी। एक लाइक बहुत बेसिक लेवल आता है, लाइक एक बंदा अगर बहुत इंटरमीडिएट के बाद से स्टार्ट करता है स्टूडेंट, सो ही कैन स्टार्ट लाइक फ्रॉम, अगर डॉलर्स में बात करूँ तो $300 to $500, बट इफ समबडी हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स देन ही कैन स्टार्ट फ्रॉम $1,000 to $1,500। और विद टाइम ज़रा आपकी स्किल्स बेहतर हो जाती हैं। सो दैट मीन्स अभी कोई कोर्स नहीं करना, आप सिर्फ आप कोई मतलब इंटरमीडिएट किया हुआ आपने या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या की हुई है, इफ़ यू हैव इंटरनेट, यू हैव लैपटॉप, रिलेटिवली बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि साथ साथ आपकी बेहतर हो भी जाती हैं, तो आप उससे बाकी सिखाएंगे। जी। ओके।
और मोस्टली होता है कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब ज़रूरत पड़ती Yes. है और जो कि अच्छी बात है। हाँ, और कॉल सेंटर ऑपरेशंस आर ऑलरेडी रनिंग इन नाइट टाइमिंग्स, सो शाम 7 बजे से लेके, सो दे कैन इजीली मैनेज। नहीं, रात को अगर वो काम करेंगे, दिन को पढ़ेंगे तो सोएंगे कब? इतने इतने हाँ, हमारे इतना time होता है बीच में लड़के सोने इस के तरह नहीं, इतने लोग इस तरह का काम करते हैं और इतने अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को मैनेज भी कर रहे होते हैं, बिकॉज वो टाइम मैनेज, सोने का टाइम वो निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, इफ इट्स वो निकल मैनेजेबल जाता तो हम तो इसको अक्सर ये कहते भी हैं तलत, कि बाहर के मुल्कों में लोग कोशिशें करते हैं कि अपनी डिग्रीज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी फीस के लिए खुद काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कल्चर बहुत कम है। Exactly. लेकिन जिस चीज़ को हमने देखा ना कि उसने अपनी डिग्री के साथ कमाया, वो हमने एक्सेल होते देखा है, उसको आगे बढ़ते देखा है, बल्कि बहुत तेजी के साथ आगे जाते हैं। हमने अच्छा उसको देखिए, देखा है। आप 4 साल की डिग्री लेते हैं, 4 साल के बाद अगर आप कहते हैं जी 4 साल हमसे पढ़ रहे हैं, हम कुछ और नहीं करें, 4 साल के बाद अगर आप इंटर्नशिप करने के लिए निकलते हैं या आप बेसिक जो है चीज़ें सीखने के लिए निकल रहे होते हैं, तो सोचिए आपको अगले 4-5 साल तो लगेंगे इस्टेब्लिश होने में। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के 4 साल साथ साथ आप सीख भी रहे हैं, तो जब आप ग्रेजुएट होंगे तो उस टाइम पे आपके पास स्किल्स होंगी और आप अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। सो देखिए, ये 4-5 साल का जो टाइम है, ये अच्छा खासा टाइम है जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये वैसे ये वाली जो चीज़ है ना, ये घर में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सिखानी चाहिए। ये पेरेंट्स का भी मैंने देखा है तलत के बहुत इशू होता है कि वो कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, 2 जगह काम कैसे करेगा, पढ़ेगा भी तो और साथ में नौकरी भी करेगा, ऐसा कैसे फिर हो तलत की सकता है? तरह छुप के हाँ। नौकरी करें। अच्छा, इस पे मैंने देखे अक्सर लोग जो कहते हैं यार हमारे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और दे आर जस्ट लाइक प्लेइंग गेम्स और स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, रात 2-3 बजे तक उनका ही चलता रहता है। सही बात है, वो 2-2 घंटे स्क्रॉलिंग कर लेंगे, बहुत सी जगह पे घूमने चले जाएंगे। ठीक है, घूमना भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ घूमना ही है, साथ कमाना भी तो है ना, कुछ काम भी तो करना है। वो नहीं करेंगे तो घूमने का तो कोई खास फायदा आपको होगा नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे बाद में जब आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बिकॉज जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी And I'm होती sure है। आपके भी अगर देखा जाए तो आपने भी प्रॉब्ली पहले ही काम करना शुरू किया होगा यूनिवर्सिटी के टाइम मैंने यूनिवर्सिटी के साथ किया था। इनफैक्ट मैंने शुरू किया था और मुझे अभी भी याद है कि किस तरीके से मेरे बाकी जो क्लास फेलोज होते थे वो उस टाइम पे कोई ट्रेल पे जा रहा है यूनिवर्सिटी के टाइम पे, वो शाम तो आप भी शाम जाती थी। मैं भी जाती थी, लेकिन वो शाम शाम तक रुक के उस टाइम को यूटिलाइज ना करना, उस टाइम पर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट चैनल्स पे, रेडियो जाना। और आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी और मेट्रो का 20 मिनट्स का डिस्टेंस होता था। मैं 20 मिनट, वो सर्दी हो गर्मी हो, मेरे वॉक करके जाना है मेट्रो पे, एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप, और फिर अगले स्टॉप का मैप पे डाला, फिर मैंने वॉक करके अगले। तो देखें, एक स्ट्रगल होती है। तो जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे पास एक स्टेबल जॉब थी और मेरे बाकी क्लास फेलोज जो कि उस ग्रेजुएट हुए उस टाइम पे वो इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे। सो वो जो 4 साल का टाइम था, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। उस टाइम पे मैं सबको कहती भी थी कि यूटिलाइज करो टाइम को, लेकिन वो उस टाइम पे जो सरगर्मियाँ चल रही होती थी ना, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। वो नहीं करे बयान, लेकिन मैं बस बात ऐड करता हूँ। अक्सर लोग ना किसी को टीवी पे देख के कहते हैं वो देखा है, बस आती है, शो करती चली जाती है, और डिग्री ली और डिग्री के फौरन बाद कैसे मिल गया सब? स्ट्रगल का नहीं पता होता। ये नौजवान भागता है स्ट्रगल से। आज का नौजवान मैं देख रहा हूँ कि वो ही वांट्स इजी मनी। ऑब्वियसली ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो इजी मनी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं या पैसा भी वेस्ट करते हैं। आई एम जस्ट गोना लाइक एक्सप्लेन अबाउट बेटिंग। ओके, मैंने भी बहुत सारे यंगस्टर देखे हैं जो ज़्यादातर बैटिंग की साइड पे या ट्रेडिंग की साइड पे विदाउट एनी नॉलेज घुस जाते हैं कि यार हम यहाँ से पैसे बनाएंगे। बट इफ़ आई एम गोना कंपेयर इट टू एआई, प्रीवियस टाइम में लोग लाइक ट्रेडिंग की तरफ जाते थे कि बिटकॉइन है मार्केट में, ऐसा है वैसा है, जो अच्छे टाइमों में उन लोगों ने मिस कर दिया। सो राइट नाउ एआई का टाइम है। जितनी जल्दी लाइक लोग इसको यूटिलाइज कर सकें तो बेहतर है फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यही चीज़ ऐसे होगी कि जैसे पहले बिटकॉइन था और अब है। तो यानी अगर आपने उस वक्त ज़ाया कर दिया वक्त और आप सोच रहे हैं कि आप वो करें, तो अब वो ना करें क्योंकि उसका टाइम चला गया। अब वो करें जिसका टाइम आने वाला है, ये आ चुका है। एंड दैट्स एआई, जो कि हम डेली बेसिस पे बात भी कर रहे होते हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो अपने सुनने वालों को? मेरा मैसेज तो यही है कि डोंट सिट कंफर्टेबल। कंफर्टेबिलिटी जो है सबसे बड़ी दुश्मन आपकी यही है। जस्ट गेट अप एंड गो फॉर योर गोल्स। ओके, वो तो हम आपको देखते हैं, आप काम तो करें साथ आप, मतलब मैं अक्सर पूछता हूँ तो सोते कब हो, मतलब हर वक्त तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, साथ ही जिम भी चल रही होती है, साथ वीडियोस भी कर रहे होते हैं, कंटेंट एंड एवरीथिंग। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सोने का टाइम तो मिलता स्लीप है? साइकिल इज टू लेस। मुझे लगता है मैं 3-4 घंटे या 5 घंटे That's it. दैट्स इट। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक 1-2 घंटे में ऑफिस में सो गया, 2-3 घंटे घर में सो गया, बस। एंड समटाइम्स मैं कार में भी सो जाता हूँ। है हाँ। गाड़ी में भी? हाँ, ओके। अभी ऐसे कहीं बहुत दूर जाना हो तो पार्किंग में मैं कोई 20-30 मिनट या 40 मिनट की नैप ले लेता हूँ। सो इससे हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होती? मेरी पहले शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। Okay. इवन आई वाज लाइक
ओवरवेटेड 98 केजीज पे था मैं। अच्छा, माइट भी आपने वीडियो देखी हो मेरी। हाँ मुझे याद तो आ गई, इसलिए मैंने कहा नासिर को बताइए 98 से इतना स्मार्ट कैसे हुए हैं। सो आई स्टार्टेड वर्कआउट ऑन Okay. रेगुलर बेसिस, देन मैंने डाइट फॉलो करना शुरू की, उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। सो 98 से 76 77 तक तकरीबन मुझे 9-10 महीने लगे। और आप दोबारा थोड़ा सा गेन किया आपने? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे टूर्स काफ़ी ज़्यादा थे, इंटरनेशनल टूर्स। ओके सो फूडी बहुत हूँ मैं, Okay. बहुत खाने ट्राई करता रहा हूँ, इसलिए वापस थोड़ा गेन हो गया। कोई तो नहीं, वो वापस चला वापस जाएगा। वापस हाँ सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एहसास होना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने फिट होना है। सो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त आप काम करें, स्पेशली माशाल्लाह। किस तरीके से आप पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से आप मुल्क की मईशत में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार एब्सोल्युटली। अदा तो कर इफ़ रहे यू वांट टू गेट अ जॉब, और अगर आपको लगता है नहीं है जॉब, कि डिग्री नहीं है, स्किल सेट नहीं है, सो बड़ा मिनिमम सा क्राइटेरिया जी, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, थोड़ी सी स्किल्स आपकी हों, तो आप तलत के पास आएँ, सीखें। तो वैसे अब भी आप उनके अपने पास वैसे- गुंजाइश 700 एम्प्लॉयज़ की है। मैं कह रही हूँ अपने HR से आप कह दीजिएगा ज़रा तगड़ा नाश्ता करके नींद शींद पूरी करके आएं, क्योंकि मुझे लगता है कि CVs की बड़ी इंशाल्लाह। भरमार आने लगी है। हाँ, अच्छी Once बात है, again, लोगों thank को you so जॉब्स much. मिलेगी, आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे और काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जी, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अभी जब ब्रेक थी तो ऐसे में मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या ये जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ये अभी तक हम यही अनाउंस करेंगे क्या शरह में इजाफा हो रहा है हर साल की तरह? तो डॉक्टर साहब ने मुझे यही जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि और यंगस्टर्स में जो है ये बीमारी ज़्यादा अब आ रही है, क्योंकि जब ओल्ड एज की बात की जाए तो किसी ना किसी एज में ऑब्वियसली बीमारियां लग जाती हैं आपको। लेकिन हाँ, जो लोग फिट रहते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 50, 60, इवन 70 प्लस भी, हमारे शो में भी बहुत सारे लोग हैं, 90 वो प्लस भी 90 आए हुए प्लस हैं। थे वो एंड ही वाज वेरी फिट। सो ये देखें, ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं कि आप ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से रखें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बात की जाए तो शुगर के मर्ज़ में इजाफा ही हमें दिखाई दे रहा था हर साल, और इस साल भी इजाफा ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम कहीं पर गिव अप भी तो कर देते हैं ना। हम कहते हैं हमारी अम्मी को है, हमारे अब्बू को है, हमारी तो फैमिली में रन करना है, तो होना ही होना है, तो मीठा खा ही लो, एहतियात ना ही करो, क्योंकि होनी है एक बीमारी। सो क्या ये वाकई दुरुस्त है कि अगर है तो आपको भी लाजमी ही होगी, और क्या उसमें किसी किस्म की कोई आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है? सो आज ज़रा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है इस बीमारी को। यंगस्टर्स में क्यों ये ज़्यादा हो रही है बीमारी? क्या हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है? क्योंकि लाइफस्टाइल पहले भी शायद वैसा ही था, हमारा भी ऐसे कोई लाइफस्टाइल था, मुझे याद है। नहीं, थोड़ा बदल गया। थोड़ा हम बेहतर था। छोटे होते जरा खेलते कूदते हाँ, ज़्यादा थे, ये बच्चे है, नहीं खेलते सोशल मीडिया कूदते। का दौर नहीं था। हाँ, तो ये एक मसला। चलो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, ही इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या ये दुरुस्त बात है कि अगर जीन्स में है, यानी पेरेंट्स को है, तो लाजमी है कि हमें होनी है? देखिए, अगर आपके पेरेंट्स को है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। आपका जो ख़तरा है, और ऐसा मतलब आपका जो दोस्त है और उसकी फैमिली में नहीं है और आपकी फैमिली में है, तो 30 to 35% आपको जो रिस्क है, ख़तरा, वो बढ़ जाएगा कि आपको आइंदा आने वाले वक्तों में डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में तो होगी, चलो मीठा खाएं, जो मर्जी खाएं, वो नहीं होना, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एहतियात करें, आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, फिज़िकल एक्टिविटी जैसे आपने बताया, खेल कूद में, ग्राउंड्स में जाकर आप अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज करें, तो आप हो सकता है 70 तक डायबिटीज़ हो ही ना आपको। तो ये एक गलत फहमी है कि जी अगर फैमिली में है तो होगी। ये बात ऐसा नहीं है, ख़तरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, नो डाउट। अब चलें, अब किसी की फैमिली में है और उसे थोड़ा सा रिस्क भी है, आपने कहा 30-35% रिस्क ज़्यादा होता है उसका, एक्सरसाइज वो करे, डाइट अच्छी रखे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको, एट यंगर एज क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो कि नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए, जिससे आपको लगता है कि वो जो रिस्क है वो और बढ़ जाता है? देखिए, सबसे जो पहला जो एहतियात है, ये जो पहली जो स्किल जो आपने करनी है इस डायबिटीज़ से प्रिवेंट होने के लिए, वो अपना वेट आप चेक में रखें। कभी भी जो है ना, आप कोशिश करें कि अपनी हाइट के हिसाब से जो आपका BMI है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, वो कभी भी आप 27-28 से ऊपर ना जाने दें। पहली बात तो ये। तो वेट, अच्छा फ़र्ज़ करें फैमिली में आपका डायबिटीज़ तो है ही है, मोटापा भी है, आपके पेरेंट्स मोटे हैं, बहन भाई सारे, तो आपने तो फिर खसूसी एहतियात जो है ना वेट पे करनी है कि आपने वेट को ना बढ़ने दे, तो पहली बात की। और वेट को बढ़ने ना देने के लिए क्या चाहिए?
एक तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप जो प्रोसेस फूड है या जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें। जो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्ग वगैरह जिस तरह की खुराकें खाते थे, वो कार्ब्स भी लेते थे, वो रोटी चावल भी लेते थे, वो फ्रूट्स भी लेते थे, वो वेजिटेबल्स भी लेते थे, गोश्त खाते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड्स, उस ज़माने में नहीं होते थे। ओके, ठीक है, अगर होटल होते भी थे तो वो रोटी चावल और बिरयानी दे दी या गोश्त दे दिया या कढ़ाइयाँ दे दी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस फूड है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, 1000 किस्म की ब्राउनीज हैं, डिफरेंट किस्म के, अल्लाह की नेमतें हैं जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, तो कभी ये कभी तो चीज़- खा सकते हैं ना, कभी कभी तो मार्जिन है ना। देखिए, अगर आपका एज ग्रुप यंगर है तो आप कभी कभी महीने में कितनी दफा, मैं और शोएब की बात करें तो हम महीने में कितनी दफा खा महीने सकते हैं? में अगर आपको देखा जाए माशाल्लाह यंग हैं और ऐसा कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है तो चल महीने में 2 दफा आप 2 दफा खा दो सकते दफा हैं, खा सकते बस ठीक है। वो उसमें आपकी जो क्रेविंग है ना, अगला सवाल कर लो, 2 दफा कितना खा सकते हैं? देखिए, अच्छा, पोर्शन साइज का बहुत ज़्यादा हाथ है। पोर्शन साइज दो स्लाइस पिज्जा के ठीक है, 2 स्लाइस पिज़्ज़ा के ठीक है, ठीक लेकिन है। फिर महीने में 1 या 2 दफ़ा ही बस ठीक फिर, हो गया। ठीक है? लेकिन ये है कि आप ना जो प्रोसेस फूड्स हैं उसमें देखें, फ्रोज़न फूड्स भी उसमें आ जाता है, उससे आपको बचना चाहिए। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, देखा ये गया है कि जैसे कि अभी आप पहले भी बात कर रहे थे, आए हुए थे तलत साहब, कि जी आप टाइम पे जो है वो सोते नहीं हैं या जो भी, तो नींद का ख्याल रखना, अपनी जो रात की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है मैं नौजवानों से कहूँगा कि जो नौजवानों में या जो यंगस्टर्स में डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस भर रहा है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है मोटापे के बाद वो है नींद की डॉक्टर साहब किस कमी, रात तरीके की से, नींद की थोड़ा कमी। सा ये बताइएगा कि आपके बॉडी फंक्शंस किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं अगर आप रात की नींद पूरी नहीं करते? एग्जैक्टली, अगर आपका 24 आवर्स में 7 से 8 घंटे की आप नींद नहीं लेते और उस नींद में भी आप डे टाइम स्लीप करते हैं, मॉर्निंग जॉब नहीं है, नाइट टाइम जॉब है, या जो इंटरनेट पे या किसी तरह आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर है रात की नींद, रात में ही काम होता है ज़ाहिर है, तो ओवरसीज़ में टाइम चेंज की वजह से, तो जो रात की नींद है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप चले 7-8 घंटे नहीं, अगर 5-6 घंटे भी रात की नींद लेते हैं तो वो सुबह की जो 8 घंटे या 9 घंटे का सोना है उससे बेहतर है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जब नींद की कमी होती है तो आपके माइंड में जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नींद की कमी की वजह से सिक्रीट करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, बड़ा मशहूर फेमस और ये किस्म का खवातीन हार्मोन में ज़्यादा होता है? जी नहीं, खवातीन। ये दोनों में, मर्द और खवातीन दोनों में होता नहीं, है। मैं ये बता रही हूँ वजह, हाँ वो रात की नींद वजह बता रहे हैं। तो उसमें जब कॉर्टिसोल बढ़ता है नींद की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से जो पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन बन रही है वहाँ उस पर स्ट्रेस पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का ख़तरा भी हो जाता है। और आजकल जो यंगस्टर्स में जो डायबिटीज़ है, जिसमें मोटापा, उसमें सबसे बड़ी वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके, अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ डायबिटीज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका टेंशन और आपकी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं अगर आप सिर्फ सुकून की नींद नहीं लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात करें, आप नोट करें कि 2 या 3 दिन सिर्फ आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप रात को नहीं सो रहे, तो हम अगले ही सुबह उठ के कहते हैं कि हमारा फेस थोड़ा सा स्वेल हुआ है, और आप अगर स्केल पे भी चेक करेंगे तो आपका वेट नंबर्स में भी बढ़ा हुआ आपको दिखाएगा। आप कहते हैं हमने तो कुछ खाया भी नहीं सही से, फिर क्या हुआ? सो ऑब्वियसली आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। एग्जैक्टली, और उसमें जो आपका जो फैट कंटेंट है वो भी बड़ा काउंट करता है। आपका जितना भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आप नींद सही नहीं करें तो वो जाके जितना भी फैट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना था मुख्तलिफ पार्ट्स में, वो जाके आपके टमी में जाके ज़्यादा लगना शुरू करते हैं। फिर सेंट्रल ओबेसिटी, यानी आपने देखा होगा कि लोग वैसे तो ठीक हैं, बॉडी फेस भी ठीक है, टांगे भी ठीक है, यहाँ से जो है टांगे ना भी ठीक है, हम्टी बाजू भी डम्टी ठीक है, लेकिन पेट जो है वो निकला हुआ है। तो ये चीज़ भी नींद की कमी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन जिसका जिक्र किया, ये क्या करता है, ये आप सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ाता है। अब सेंट्रल ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप आज का नौजवान जो है इन चीज़ों का ख्याल कर ले, नींद पूरी ले ले, रात की नींद ले, अपने वज़न को
इन चेक रखे और बैलेंस डाइट ले और फिजिकली एक्टिविटी और कम से कम आधे घंटे की इतना जो मुश्किल है। काम भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप तो मुतासिर होंगे, आपकी पूरी फैमिली मुतासिर हो जाएगी। एंड स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ द अर्निंग फैमिली मेम्बर या यू आर द ओनली अर्निंग मेम्बर, अगर आप ही अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप तो पूरी फैमिली के साथ ज्यादती करें। सर मुझे ये बताएं कि हम अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं, आपने भी इस गुफ्तगू में यूज़ की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। थोड़ा एक्सप्लेन करें ये क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, और क्या वाकई दुरुस्त तासुर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम कहें जी आपको डायबिटीज़ है, जो कि हम यूज़ करते हैं ना टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन बहुत डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जी टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ नहीं होती, दिस इज़ जस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ वो ये जो टाइप 1 है। जी डायबिटीज़ की दो बड़ी फेमस टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, जैसे आपने जिक्र किया। तो टाइप 1 में तो इंसुलिन होती ही नहीं ना, बनना ही बंद हो जाती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है और ये जो इंसिडेंस हो रहा है डायबिटीज़ का, जो बढ़ रहा है दुनिया में वर्ल्ड वाइड, वो टाइप 2 बढ़ रहा है। और वही मैंने कहा यंगस्टर्स क्योंकि इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़्यादातर मतलब 80 to 90% जो यंगस्टर्स हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसका आपने जिक्र किया, मैंने भी बताया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन बन रही है वो बन रही होती है, प्रॉपर्ली बन रही होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस केस में ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन वो काम नहीं करती। जो उसका काम है कि सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ पे जो है वो एरर आता है, वहाँ पे जो है वो फॉल्ट आता है, और वहाँ इंसुलिन जो है वो नहीं ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कर पाती इन टू द ग्लूकोज सेल, और फिर वो लेवल जो है ग्लूकोज का बढ़ता है बॉडी में। इसकी वजह जो बेसिक वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, इसकी सबसे बड़ी वजह वेट, ओबेसिटी, ठीक है। दूसरे बड़ी वजह ये है सेंट्रल ओबेसिटी, जो कि पेट का मोटापा जिसका हमने जिक्र किया। और तीसरी बड़ी वजह है ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिस स्ट्रेस की वजह से, नींद की कमी की वजह से, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है यंगस्टर्स में। और जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, ये ज़रा बात समझाएं कि देखें बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है, ज़्यादा बन रही है, अब चूंकि रेजिस्टेंस है बॉडी के अंदर, वो इंसुलिन जो आप खुद बना रहे हैं वो आप पहुंचा नहीं पा रहे, तो हम उसके ऊपर और इंसुलिन लगा रहे हैं। नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। बल्कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी और प्रोग्राम्स में डिफरेंट कहते रहता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में उसमें इंसुलिन देना ट्रीटमेंट के लिए ये हराम है। ये क्योंकि देखिए एक चीज़ आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रही है, ठीक है, और ऊपर से आप वो लगा रहे हैं, तो क्या आप ऊपर से लगा रहे हैं वो सवाई वेट करवाने के, वेट को इंक्रीज़ करने के, कुछ और करने, वो शुगर कंट्रोल नहीं करती। कई मेरे पास पेशेंट क्लिनिक पे इस वक्त 40 to 50% जो नौजवान जो मेरे पास आ रहे हैं क्लिनिक पे, उनके साथ यही मसला है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई, इंसुलिन लगाने के लिए दे दी गई, और वो इंसुलिन भी 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स भी एट अ टाइम लगा कर भी उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं हुई। वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आपकी अपनी इंसुलिन है वो भी काम नहीं करी, तो क्या बाहर वाली इंसुलिन काम करेगी? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके खिलाफ भी होगा। बिकॉज़ रूट कॉज को तो रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस किस वजह से हो रही है, उसको आप ट्रीट करें। आप अगर वेट की वजह से हो रही है तो वेट कम करें, अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर है या किसी और वजह से हो रही है उसको कम करें। एक्सरसाइज का फुकदान है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिजिकल एक्टिव बनाएं उस नौजवान को जिसमें ये हो रहा है। तो आप बजाय इंसुलिन रेजिस्टेंस को की जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करने के, ट्रीटमेंट जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। अच्छा डॉक्टर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, स्पेशली लड़कियों की बात करूं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन वो बहुत स्लिम है, मतलब उनको मोटापा भी नहीं है, लेकिन और इसी वजह से शायद उन्हें लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि हमें ना इस तरह के कोई, हमें मोटापा नहीं है। सो वो क्या इसकी वजह से वेट गेन होता है, या वेट गेन है तो फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है? देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट गेन भी होता है, पहली बात तो ये कर लेते हैं। क्यों होता है? इसलिए कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो माइंड जो है या ब्रेन जो है हमारा, वो ऑर्डर करता है पैनक्रियास को कि भाई शुगर हाई जा रही है, निकालो और निकालो, तो वो और निकलती है। लेकिन आगे की रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो उसको काम नहीं करने दे रही, और लेकिन ब्रेन तो ऑर्डर कर रहा है कि जी उससे तो कंट्रोल करना है। तो फिर इस तरह से एक विशियस साइकिल होता है जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं बॉडी में, जो जहाँ पे इंसुलिन, उसमें इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, और वो फिर अनहेल्दी फैट्स और जो फैटी एसिड्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, उसकी वजह से सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है। बजाय ये कि ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो, वो कि इंसुलिन इस फंक्शन को करने की बजाय दूसरे काम कर रही होती है, वेट गेन करवा रही होती है। अच्छा, जिनका जिक्र आपने कहा कि जी वेट नहीं है जिनका, तो उसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह है नींद की कमी।
Okay. स्ट्रेस, Okay. एंजाइटी, टेंशन, ये वो दूसरी वजह जो खवातीन में जिनका वेट भी नॉर्मल है लेकिन उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनको डायबिटीज़ इसकी वजह से हो रही है, तो ये भी एक वजह, प्लस जीन्स भी जेनेटिकली भी इंसुलिन रेजिस्टेंस अच्छा होती ये है। होती है जी genetic, एग्जैक्टली okay. तो डॉक्टर एग्जैक्टली। साहब इसको डायग्नोज ग्लूकोज टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है सिर्फ किसको? इंसुलिन रेजिस्टेंस को? नहीं, कैसे पता इंसुलिन लगेगा रेजिस्टेंस किसी के को है? डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज okay. लेवल का टेस्ट तो जैसे फास्टिंग है, रैंडम लेवल्स है, या उस HbA1c पे तो depend डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट हैं, लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को का पता करना है या मालूम करना है कितनी है तो उसके लिए डिफरेंट क्या ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को लाजमी करवाने चाहिए कि कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, सो दैट दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली? एग्जैक्टली फिजिशियन की हेल्प से, फिजिशियन के मशवरे से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि रूट कॉज तक पहुंचा जा सके और फिर उसको ट्रीट किया जा सके। डायबिटीज़ के ये पेशेंट्स टाइप 2 के जिनका वेट बहुत बढ़ जाता है, हमने बहुत सी जगहों पे इंटरनेशनली भी और अब तो पाकिस्तान में हमने कुछ सालों से ट्रेंड देखा है, एक स्पेसिफिक इंजेक्शन, अब तो खैर डिफरेंट ब्रांड से वो चूँकि आ चुका हुआ है तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि आपका वज़न गिर जाए, ये कितना हेल्पफुल है स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनका वज़न बढ़ा है और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापे की वजह से अगर है तो ये इंजेक्शन जो इनको हम GLP-1 एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। सही। ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसको अंडर सुपरविजन, अंडर डॉक्टर सुपरविजन। बात यहाँ पे ये हो रही है ट्रीटमेंट की, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड वो ये कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर, असल मसला जिसका ये है। वज़न ज़्यादा है, क्योंकि एक वो सोशल मीडिया ने इसको हाइप दे दी है और मतलब एक पॉपुलैरिटी इस इंजेक्शन को हो गई है, तो जो भी है वो सोशल मीडिया से देख के अच्छा मेरा वज़न ज़्यादा है मैं भी टीका, तो वो बगैर डॉक्टर के मशवरे खुद से से लगाना शुरू कर रहे बगैर हैं। किसी डोजेज के स्कीम से, इसका एक प्रॉपर डोजेज क्राइटेरिया होता है, और उसके हिसाब से पर्सन टू लगाई पर्सन जाती है। वेरी भी करता होगा? जी, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता होगा? पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, प्लस इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको डॉक्टर्स जो हैं कुछ टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शंस का जो ज़्यादा इस्तेमाल या बगैर डॉक्टर के मशवरे के अगर इसको इस्तेमाल किया है तो कई ऐसे कैंसर्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हो सकता है, जैसे अब किसी को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है या उसको कोई इंटेस्टाइनल परफोरेशन का वो पेशेंट है और वो बगैर डॉक्टर के मशवरे से ये यूज़ कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कहीं है ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करता है आपकी बॉडी के फंक्शंस को, डिस्टर्ब अगर आप डॉक्टर के हिसाब से नहीं करें। मेरी मदर, उनको मोटापे की, क्योंकि लूपस उनको है और उनका उसी वजह से उनका वेट गेन, क्योंकि उनको स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा लगते रहे तो उनका वेट गेन हुआ, वेट गेन की वजह से उन्हें डायबिटीज़ हुई। अब जैसे ही डॉक्टर साहब वो इंजेक्शंस, क्योंकि इस अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, बिकॉज उनको सर्टन मेडिकेशंस पे रहना पड़ रहा होता है, सो उनको जैसे ही वो इंजेक्शंस लगे हैं कुछ टाइम में डॉक्टर की सुपरविजन और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज के साथ, तो उनका वेट कम हुआ और साथ में उनकी शुगर कंट्रोल होगी। अभी वो भी प्री डायबिटिक में ही मतलब टेस्ट वगैरह कराएं तो फॉल करी होती है, क्योंकि वो उनके वाकई जो आप सही बात कर रहे हैं कि वो वेट से ही उनकी डायबिटीज़ लिंक थी। इनफैक्ट जो लिवर का था उनका तो स्टेज 3 पे प्रॉब्ली पहुंच गया था, वो वापस जो है वो स्टेज 1 पे रिवर्स हो गया। सो देखिए, हम हमेशा कहते हैं दवाई इतनी बुरी नहीं होती है जितना हम उसका यूजेज जो है ना उसके लिहाज से हम एक तरह से अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, मैं यही कहने का मतलब कि अगर कोई भी दवा है उसको अंडर सुपरविजन एंड डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप उसको यूज़ करें। इसी तरह तो अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी मेडिकेशन जाके ओवर द काउंटर ले, इसलिए जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया और UK, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो है वो कोई भी मेडिसिन सिवाय आप मल्टीविटामिन के या सिर्फ पैरासिटामोल के, आप कोई भी दवा जो है वो ओवर द काउंटर नहीं ले सकते विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। और ये चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में नहीं। तो हमारे मुल्क पे जो भी जो है वो जो है से ये इंजेक्शन कोई यूज़ करना चाहता है वो जाए फार्मेसी से लेके वो यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं बॉडी पे अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं ले रहे। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से कई बीमारियों का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, कई बीमारियाँ हो सकती हैं आपको। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई मुझे सुन रहा है तो सब लोगों के लिए मेरे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वेट है और आप चाहते हैं कि मैं इस किस्म का इंजेक्शन यूज़ करके अपना वेट कम करूं, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जो इस चीज़ के माहिर हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनसे मशवरा करें और उनको बताए हुए प्रोटोकॉल के मुताबिक और डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो
हर किसी को रिकमेंड भी नहीं नहीं करते, करते। चाहे आपका Exactly. जितना मर्जी वेट गेन हो, आप इंसिस्ट भी कर रहे हो, डॉक्टर नहीं करते अगर आपको जरूरत नहीं है। और स्पेशली अगर अब वो आपको डायबिटीज डाइट नहीं प्लान है की तो फिर तरफ तो लेके बिल्कुल जाते भी नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इतना ट्रेंड चल चुका है, स्पेशली इस्लामाबाद में हम देखे हैं बहुत से क्लिनिक्स में वो खवातीन जा रही हैं, ज़्यादातर खवातीन, ऑफ कोर्स मर्द भी, लेकिन ज़्यादातर खवातीन जा रही हैं। ट्रेंड उसमें आया हुआ है कि बस लगवा के इंजेक्शन, बिल्कुल दुबला पतला नहीं होना। शोएब, वो वाली बात है कि जो अक्सर अब हम देखते हैं ना सलोन्स किस मकसद के लिए होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि खवातीन जाके फिलर्स भी वहाँ पे करवा रही हैं, बाकी आपके जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स है वो भी करवा, बाद में साइड इफेक्ट्स लेके आ रही होती है। तो इसी तरह से जगह जगह ऐसे क्लिनिक्स खुल चुके हैं जहाँ पर इस तरह से वाकई उनका doses मंजन लगा बिक रही रहा है ना जी, होती क्या हैं। करें। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो इंजेक्शन है इसमें वेट गेन एक जगह जाके रुक जाता है। ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा पतले दुबले, नहीं, अगर आप ओवरवेट हैं और ओबेसिटी एडवांस स्टेजेस में हैं तो इस इंजेक्शन से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से 5-6 किलो आपका, देखिए इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ये सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं है कि जो आपको वेट कम करवाएगा, इसके साथ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप अपना जो टारगेट वेट है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंजेक्शन पे आएंगे और जंक फूड साथ चल रहा है, ना कोई डाइट ले रहे हैं सही तरीके से, ना एक्सरसाइज है, ना स्ट्रेस में कमी है जो मैंने बताया, तो फिर ये इंजेक्शन Injection फायदा भी नहीं काम नहीं कर रहा था। मेरे अच्छा, पास पेशेंट आते हैं इस इंजेक्शन को तकरीबन 5-5, 6-6 महीने यूज कर सकते हैं, सिर्फ 1 किलो 2 किलो कम। तो भाई ये 2 किलो कम तो आप वैसे ग्राउंड कर में चले लेते जाएं हैं। शाम को 1 घंटे के लिए तो वैसे ही कम हो जाएगा। इंजेक्शन है इतना महंगा, नहीं वो और पूरा प्लान है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है, पूरा plan अदरवाइज तो follow उसके करना बगैर फायदा ही नहीं होता और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे Exactly. डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के मरीज, अब आपको क्या लग रहा है, फीमेल्स ज़्यादा पेशेंट्स आ रही हैं आपके पास या मेल्स आ रहे हैं, और किस टारगेट में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर फीमेल्स को टारगेट कर रही है ये डिजीज़, और किस एज में मर्दों को कर रही है? देखिए जो एज ग्रुप है ना उसकी ज़रा बात करें। जो आजकल यंगस्टर्स जो हो रहे हैं ना, जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसने पाकिस्तान को आगे जाके डेवलप करवाना है, इसको चलाना है, वो इन्वॉल्व हो रही है। जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनकी एज 30 to 45, इस एज के दरमियान बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, और इनमें ख़वातीन और मर्दों की तादाद बराबर है। ठीक है, ख़वातीन भी इस एज ग्रुप में शिकार हो रही हैं डायबिटीज़ का, और मर्द हजरात भी इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं डायबिटीज़ का। वजह वही लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मोटापा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा नींद की कमी, एक्सरसाइज का फुकदान, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना, और प्लस फैमिली हिस्ट्री भी है, एब्सोल्युटली सारे तो वो ये- कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल, बिहेवियरल फैक्टर्स और फिर जेनेटिकल, ये 3 जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो है। लेकिन जीन्स को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर जरूर काम कर सकते हैं। एक जुमला, चावल और गंदम के आटे की रोटी, दोनों में से कौन सा बेहतर है डायबिटीज़ के लिए? देखिए अगर चावल का आप खालिस गंदम की रोटी से मुकाबला करें तो गंदम की जो खालिस गंदम की रोटी है वो बेहतर है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए चावल के मुकाबले में, क्योंकि उससे वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, आटा जो प्योर गंदम, उसमें क्योंकि चोकर होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, तो फाइबर से जो कार्ब्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होती है, तो ज़ाहिर है फिर स्पाइक आहिस्ता आहिस्ता आती है, एकदम स्पाइक नहीं। चावल के खाने से स्पाइक एकदम आती है, जो कि डायबिटीज़ में। और रिफाइंड शुगर और शक्कर फर्क है कोई? दोनों सेम है, दोनों बहन भाई हैं। तो ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, स्कैम। क्योंकि मैंने देखा है शक्कर तो 4-4 चम्मच डाल रहे हैं, और वे कह रहे हैं ये तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो चीनी ऑल्टरनेट थोड़ी है खा ना रहे हैं। स्टीविया के फॉर्म में, अब तो इतना अवेलेबल हाँ, भी है। स्टीविया बहुत नेचुरल जो है वो स्वीटनर है, इसको इस्तेमाल करें डायबिटिक पेशेंट्स। गुड़, शक्कर, चीनी, ये सब एक चीज़ नहीं, है। नॉर्मल लोग भी डायबिटीज की तरफ ही तो लेके जाते हैं आपको, रिफाइंड शुगर, और ये वाकई स्कैम है। हमारे पास आज तक जितने एक्सपर्ट्स हैं मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी गुड़ को, शक्कर को रिकमेंड किया हो, और स्पेशली एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के हिसाब से देखा जाए उसमें भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। वी रियली विश कि ये जो गुफ्तगू हमारी हो रही होती है, बिकॉज ज़रा बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, हर घर में हम देख रहे हैं डायबिटीज़ है और इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, इसलिए ये गुफ्तगू हो रही होती है कि आप ज़रा सा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें विद योर लाइफ स्टाइल। उसमें डॉक्टर साहब ने बार बार स्ट्रेस किया है, नींद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ स्टाइल, उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीन्स को तो फिलहाल रखें साइड पे, जो यहाँ पे फंसा लिया ना आपने कि बस वो जीन्स में तो हो जाएगा, नहीं, बाकी काम तो करना है ना, वो हमारे बस में है। एनीवेज, जी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अभी जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, शायरा भी हैं, मुसव्विरा भी हैं और उस्ताद भी हैं, और बैक वक्त के सारे काम बहुत बेहतरीन अंदाज से कर रही हैं। जब शायरी की बात करते हैं तो वो तो हम उनसे सुनेंगे ही, लेकिन जब हम बात आर्ट की करते हैं, वैसे तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट, गालिब की शायरी को तस्वीर का एक पहलू देना, ये उन्होंने किया, ये उनका खासा है, जिस पर उन्होंने नुमाइश भी माशाल्लाह की है। कुछ हम उनका काम आपको दिखाएंगे भी कुछ देर बाद। हाजरा अनवर ने आज हमें ज्वाइन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मानसरा के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और जो उनका पीएचडी का जो थीसिस है उसमें भी गालिब की शायरी को तस्वीरी इजहार में ढालने की जो उनकी कोशिश, सो पेंटिंग हो, मुजस्समा साजी हो, प्रिंट मेकिंग हो, मिनिएचर आर्ट हो, खासी महारत माशाल्लाह इनको हासिल है। 2011 से इनका काम हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो कुदरती मनाजिर को जिस तरीके से आर्ट की फॉर्म में सामने लेकर आएंगे, और फिर 2022 में उन्होंने मुख्तलिफ एग्जीबिशंस की, इसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। काम बात किया तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि दिस ईयर इन 2025 उनको बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला है जी, एट अ वेरी गुड लेवल। तो हम से आपकी मुलाकात कराते हैं। हाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है आजकल ज़्यादा, क्योंकि इतना कुछ आप कर रही हैं माशाल्लाह। बाय द वे तो टीचिंग वो तो चल रही है, वो तो वही मेरा प्रोफेशन है, उसी को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। लेकिन मेरे लिए मज़े की बात यह है कि जो मेरी हॉबी है वही मेरा प्रोफेशन है। मैं आर्ट ही पढ़ा रही हूँ, आर्टिस्ट ही हूँ, बच्चों को भी वही सिखा रही हूँ, तो मैं अपने जॉब को बहुत इंजॉय करके करती हूँ माशाल्लाह। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती ना, जिस काम से आपको मोहब्बत होती है वही काम आपकी अर्निंग का जरिया हो। मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करके चलना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है, स्पेशली मदर्स के लिए जिनके बच्चे होते हैं, लेकिन अगर वो बैलेंस रहे और आपको पता हो कि आपकी ऑन द टॉप चीज़ क्या है, आपने पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, तो फिर ये मैनेज हो जाता है हम जैसी माओ के लिए और टीचर्स के लिए। जी। और ज़रा जब एक माँ ने करना प्रायोरिटाइज, तो फिर उससे बेहतर तो कोई नहीं होता जो यही बात है। अच्छा, तो काम भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको, और मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि ये ख्याल कि गालिब की शायरी और उसको तस्वीरी इजहार उसका, हाउ डिड यू कंसीव दैट आइडिया? बेसिकली मैंने आपको बताया, बल्कि आपने खुद ही बताया कि मेरी वजह शोहरत तो शायरी है, तो शायरी से लगाव था और बहुत सारे शोरा को पढ़ा। गालिब को हमेशा हमारे घर में ऐसे डिस्कस किया जाता था जैसे गपशप, क्योंकि मेरे वालिद के बहुत ही पसंदीदा शायर थे, सही हैं बल्कि, और वो अभी भी ना हमारे घर में गालिब की ज़िंदगी के बारे में बात होती और फ़न में भी होती। अम्मी को भी वो कुछ चुटकुले सुनाते कि गालिब भाग गया था बीवी को छोड़ के, लाइक दैट, इस तरह के। तो हमें ना सारी कहानी पता थी कि गालिब किसको पसंद करते थे, या गालिब के क्या घरेलू हालात थे, और उनकी शायरी कैसी थी, और वो एक फ़न लगा रहता था। तो एक गालिब हमारे अंदर समा गया। बात बात पे अब्बू शेर सुनाते थे, इकबाल और गालिब के। तो फिर मैंने उसको स्टडी किया। जब मैंने पीएचडी की तरफ आई, क्योंकि एमफिल मैंने गंधारा आर्ट में किया, जिसकी आपने एग्जीबिशन का जिक्र भी किया, तो वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक था। लेकिन जब मैं पीएचडी में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर आप इसको जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं तो गंधारा को ही कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने काम किया हुआ है, उसी को कुछ फर्दर उसकी स्टडीज़ को ले आएँ। उसमें मैंने गंधारा स्कल्पचर्स को पेंटिंग में इलस्ट्रेट किया था। तो अभी जो फिर मैंने कहा नहीं, मेरा ना लिटरेचर वाला और वो अदब वाला कहीं कसक मेरी रह गई है, तो मुझे उसको पूरा करना है। तो मैंने जल्दी ही नहीं की, और फिर मैंने यही किया कि बहुत सारे शौरा को पढ़ा, उनमें से फिर वही है कि मेरे लिए गालिब बेस्ट रहे। उन्हीं पे फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया। उनके एक एलिमेंट एग्नी का हमने चूज़ किया। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं गालिब की शायरी में, लव, रिमोर्स, एग्नी, तो उसमें से मुझे जो मोस्ट डोमिनेट लगा वो एग्नी लगा। तो फिर मैंने एग्नी को चूज़ करके उसके चंद अशार लिए 30 के करीब, फिर उन्हें फर्दर स्टडी किया, फिर उन पे इलस्ट्रेशंस। अच्छा, वैसे गालिब की शायरी इतनी आसान नहीं है समझने के पर्सपेक्टिव से भी। एग्जैक्टली। सो ऐसे में ज़ाहिर है, ठीक है, जो शायर होते हैं उनको ऑलरेडी एक, उनके पास मैं कहूँगी कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक टैलेंट होता है कि आप समझ भी लेते हैं, आप पढ़ भी लें, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बट उसको आर्ट की फॉर्म में लेकर आना, आई एम श्योर ये मुश्किल तरीन काम आपको नहीं लग रहा होता? मैं आपको यही बता रही थी कि गालिब की शायरी को समझने के लिए बड़े बड़े शौरा भी रह जाते हैं। बहुत ही कम लोग उनको समझ सकते हैं, उस रूह को समझ सकते हैं जो उन्होंने शेर में फूंकी होती है।
तो इस पे बहुत मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि जो सरसरी हमें मतलब नज़र आ रहे होते हैं बेसिकली वो नहीं होते। तो जब मैं पीएचडी करी थी ऑब्वियसली उस पर तो फिर डीपली जाना पड़ता है, तो बहुत स्टडी किया तो पता चला शायद हम जो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है कुछ अशार में। और फिर पेंटिंग में लाना, ये तो जब भी आप किसी चीज़ का जिक्र करते हैं जो पहली इमेजिनेशन आती है वही असल इलिस्ट्रेशन होती है बेसिकली आर्टिस्ट के दिमाग में। तो मुझे तो जब भी मेरे जहन में कोई तख़य्युल आता है किसी भी शेर को लेके, तो मैं मोस्टली या तो कुछ उस पर लिख लेती हूँ या फिर उसको अपने आर्ट के फॉर्म में ले आती हूँ। तो मुश्किल तो ज़रूर था, लेकिन एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो आर्ट स्किल है उसके साथ मेरे लिए आसानी भी रही। अच्छा, इससे पहले आप बात करें थे गालिब को बहुत डिस्कस किया जाता था घर में, क्योंकि मुझे तो याद है कि हमारे यहाँ सिवाय आम के एक मामले के और तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते। गालिब में मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद है, हमें भी आम बहुत पसंद है। आम बहुत पसंद थे, तो उन्हें डॉक्टर ने मना किया ना, बिकॉज ऑफ अभी आप शुगर की भी बात कर रहे थे कि सम डिजीज़ के आप आम ना खाएं, या उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी मेरे अब्बू ने सुनाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप चलें एक आम खाने की इजाज़त है आपको दिन में या पता नहीं कितने टाइम में। उन्होंने कहा आप एक आम खा सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो जब देखा तो उनके सामने 1 से 2 किलो का एक आम पड़ा हुआ था। तो समझ रहे हैं इस बात को, तो वो एक आम की कसर वो बहुत सारे आमों में निकाल लेते थे। एक ही बड़ा साइज थोड़ी बताया था डॉक्टर ने। तो वो ये एक फन था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमारे पास ऐसे चुटकुले गालिब के चलते थे, मशहूर किस्से। और वो वो याद है ना, वो कहते थे कि आम हो और बहुत सारे हों, बहुत सारे हों। तो वो एक आम की कहानी भी यही है कि वो एक इतना बड़ा आम होता था गालिब। अब हमें कहना चाहिए सबीन आम हो ढेर सारे और एक आम 2 किलो का हो। बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशली जिनको प्रिस्क्राइब जो है ना वो अच्छा, एक मैं आम समझा कि जिसको मैसेज पहुंचाना चाह रही थी तुम। ओके जी। अच्छा हाय साहब, आपके स्टूडेंट्स में भी क्या ये रुझान आपको नज़र आ रहा है आपका काम देखकर? क्योंकि अभी यंगस्टर्स में ठीक है आर्ट को तो वो बहुत फॉलो कर रहे होते हैं, बट हर एक का एक्सप्रेस करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और मैं हमेशा देख रही थी बड़ी एक ना डिप्रेसिंग सी एक वो आर्ट की फॉर्म वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी एक आर्ट का ओके। अच्छा, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको ये लगता है कि गालिब को अभी पढ़ती है यंग जनरेशन, रिलेट कर पाती है किसी ना किसी तरीके से? देखिए गालिब तो वो हैं कि जिनको ऐसा सब्जेक्ट भी लिया जाए तो कम है ना, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी ये जनरेशन बहुत दूर हो चुकी है, स्पेशली उन शायरों से जो हमारा असासा थे। क्योंकि अब एक आम फहम और आसान शायरी का दौरा है, और वही बात हर कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि हमें अपनी रूट्स से जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं अक्सर उनको ना मुश्किल अशार, जब मैं इस तरह की कोई असाइनमेंट देती हूँ अदब से रिलेटेड, तो मैं कहती हूँ ट्रक वाले शेर मत लिख लेना मेरे बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोई बड़े शौरा के मुश्किल, गालिब की शायरी को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज हैं। एक बहुत आम फहम शायरी भी की उन्होंने, एक थोड़ा सा दरमियाने दर्जे की, और एक बहुत ही मुश्किल शायरी जिसे आम लोगों का समझना मुश्किल है। कोई एक ऐसा शेर इसी थर्ड वाले पोर्शन में से सबसे मुश्किल, हम चाहते हैं जरा वो एक शेर आप अगर सुनाए और उसको एक्सप्लेन करें वो कहना क्या चाह रहे हैं। अभी मैं आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि ये देखिए मैंने छोटी सी डायरी लाई है साथ, मुझे अशार याद नहीं रहते। नहीं, देख के तो इसमें तो मेरे अपने अशार हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि गालिब के कुछ जो आम फहम शेर भी थे, मीनिंग के लिहाज से वो बहुत डीप थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बेयामा में हैं और घर में बाहर आई है। अब बहुत आम फहम शेर है, लेकिन ये बेसिकली बहुत डीप है। हम बेयामा में हैं लेकिन घर में बाहर आई है। एक है कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो वो लहू क्या है। क्या तो बात वो है। हर शेर एक दुनिया रखता है, और ज़ाहिर है बहुत डीप मीनिंग हर शेर का अगर हम देखें तो ऐसा ही नजर आ है। रहा आपकी शायरी पे आते हैं फिर। बिल्कुल, प्लीज कुछ सुनाए ना। अब एक गज़ल आप जी प्लीज। ज़्यादा गज़लें ही लिखी हैं आपने? नहीं, मैं नज़म भी लिखती हूँ और अशार भी, कते भी लिखती हूँ। तो एक गज़ल है जी, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, हुआ ज़माने का ना जो हमारा है वो तू है। आरज़ुए यार में कई रत जगे काटे,
हम सिया बख्तों का जो खसारा है वो तू है। तेरी दीद का अमृत नहीं मुयस्सर दुनिया को, तेरी दीद का अमृत नहीं मुयस्सर दुनिया को, मगर मेरी बीनाई का जो सहारा है वो तू है। भंवर से डूबती कश्ती के मुसाफिर की नज़र में दूर उफ़क़ पे दिखता जो किनारा है वो तू है। तू किसी हाल मेरे घर की जीनत ना बना, गौर कीजिएगा सबीन, तो किसी हाल मेरे घर की जीनत ना बना, जुल्फ़े गैर में दमकता जो तारा है वो तू है। वाह बहुत शुक्रिया, कमाल, खूब। थैंक यू। जबरदस्त। कुल हयात तेरी आरज़ू में कट गई, कुल हयात तेरी आरज़ू में कट गई, हूरे जन्नत का जो इशारा है वो तू है, अंबर पे चमकता जो सितारा है वो तू है, हुआ ज़माने का ना जो हमारा है वो तू है। और देखेंगे ऐसी शायरी है ना कि आप इसको रिकॉर्ड आपके पास होगा, ज़ाहिर है हमने तो आपके साथ सेगमेंट किया है। हाँ। आप बनाए रील्स इसकी। हाँ ना, कोई आप चलते चलते वो जो हम कहते हैं ना, चलते चलते पीछे एक शायरी चल रही होती है और म्यूजिक लगा होता है। हाँ। और साथ हमारे मेरे सिंह की वाह की आवाज़ भी जाएगी तो और इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही है। और कुछ अगर हमें सुना दे, कोई एक शेर अगर सुना दे तो हम इस पे वाइंड अप करते हैं। अभी एक मैंने रिसेंट एक शेर कहा था एक महफिल में, बहुत पसंद किया उसे। कहते हैं कि ए हाथ सातन मिलने वाले, ए हाथ सातन मिलने वाले, तो इत्तफाकन मिल भी जाता। बहुत शुक्रिया। वाओ, कमाल। ए हादसातन मिलने वाले, तो इत्तफाकन मिल भी जाता। मिल भी जाता। मैं आपको दो शेर और सुनाती हूँ। उसके लिए चंद रोज़, उसके लिए चंद रोज़ मेरी ज़िंदगी ठहरी, वो कब का जा चुका मगर मैं वहीं ठहरी। दस्तरस में था वो शख्स और इस कदर, दस्तरस में था वो शख्स और इस कदर कि आसमां भी करे रश्क और ज़मीं ठहरी। वाह। न जुड़ सका नसीब तो क्यों करूं गिला उससे, न जुड़ सका नसीब तो क्यों करूं गिला उससे, जितना रहा मुयस्सर बस वही मेरी जबीं ठहरी। जितना रहा मुयस्सर बस वही मेरी जबीं ठहरी। कमाल, एक एक शेर बहुत खूब, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। आज दिल तो जा रहा है और सुनते जाएं आपसे। एक तो शेर बहुत खूबसूरत, ऊपर से आपका अंदाज़े बयां उससे भी अलग, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी और बड़ा अच्छा लगा। हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।